प्यारे प्रतिभागियों, नमस्कार। प्रत्ययों की श्रृंखला में आज हम सत्री और सानच प्रत्यय के बारे में अध्ययन करेंगे। अब तक हमने 6 प्रत्यय पढ़े हैं। पहले यत प्रत्यय पढ़ा, उसी के साथ क्यप, ण्यत और ल्यप प्रत्यय जो जिनमें ये शेष रहता था। ऐसे चारों प्रत्ययों के उदाहरणों को हम आसानी से बता सकते हैं, हल कर सकते हैं। कल हमने 2 प्रत्यय पढ़े थे, ल्युट और अनियर, और ल्युट और अनियर के उदाहरणों को हम आसानी से हल कर सकते हैं। उसके अंतर्गत 2 बातें विशेष मैंने आपको बताई कि ल्युट और अनियर गुण वाले प्रत्यय हैं जिनमें धातु को गुण किया जाता है। दीर्घ इकारांत या ह्रस्व इकारांत जो धातुएं हैं उनमें ल्युट प्रत्यय में अयनम जोड़ा जाएगा। जहां र और स की स्थितियां आती है वहां न को न हो जाएगा, और उसी तरह से उ के साथ अवनम हो जाएगा। और वहां भी अगर र का व्यवधान है, र के साथ कोई धातु है, तो उसको अयनम की जगह णम होगा, जैसे श्रवणम। और रिकारांत जो धातु है उनमें निश्चित रूप से अर्णम ही होगा। एक जिज्ञासु ने कल एक पोस्ट डाला था कि वर्धनम में न को न क्यों नहीं होता है, तो मैंने उसको पोस्ट पे जवाब भी दिया है। वर्धनम में र और स के पश्चात अट, क वर्ग और प वर्ग तथा नुम और आम इनका व्यवधान होने पर ही न को न होता है। इसलिए वर्धनम में ध का व्यवधान है और ध क वर्ग और प वर्ग में नहीं आता, इसलिए उसको न को न नहीं होगा। इसलिए वर्धनम, परिवर्धनम, वर्धनीय, ऐसे इन उदाहरणों में न को न नहीं होता है। क वर्ग का वर्ण उसके पास में हो अथवा प वर्ग का हो तो वहां उसको न को नत्व होता है। इसके पश्चात आज हम सत्री और सानच के बारे में पढ़ रहे हैं। देखिए, बिल्कुल सरल, आराम से हम इन प्रत्ययों को इस तरीके से पढ़ें कि हम पूरे उदाहरणों को कर सकें, परीक्षा में हमको उपलब्धि मिल सके, हम प्रत्येक उदाहरण को राइट कर सकें। यही हमारा इसका प्रयोजन है। और इसी के आधार पर हम चाहते हैं कि एक कमजोर से कमजोर विद्यार्थी भी प्रत्येक इस टॉपिक को आसानी से पढ़ सके और अपने परीक्षा में सफल हो सके। तो देखिए, सत्री और सानच में किस तरह के प्रश्न हो सकते हैं, किस तरीके से हमको पढ़ना है, क्या क्या चीजें इसमें याद रखनी है। सबसे पहले देखिए, सत्री और सानच दोनों प्रत्ययों का प्रथम जो स्टेप है उसमें याद रखेंगे कि सत्री और सानच कृत प्रत्यय हैं, इनसे जुड़े हुए शब्द कृदंत कहलाएंगे। सत्री जो प्रत्यय है उसमें अत शेष रहता है और सानच में आन शेष रहता है। इसलिए याद रखें, जब भी सत्री प्रत्यय किसी धातु के साथ जोड़ा जाएगा तो उसमें देखें धातु के पश्चात अत जुड़ेगा मूल शब्द की स्थिति में, और जब सानच प्रत्यय जोड़ेंगे तो अंत में उसमें आन जुड़ेगा। यहां न हलंत नहीं है, यहां तय हलंत है। दूसरा स्टेप, तो पहली बात, प्रत्यय का नाम सत्री। कभी कभी ऐसे भी आता है कि सत्री एक अत प्रत्यय है, तो प्रत्यय का नाम तो सत्री है, उसमें शेष बचता है अत। उसमें इत संज्ञा होती है स की और री की, इसलिए स बाहर होता है, री भी बाहर होता है, इसलिए अत बचता है। इसलिए ये प्रत्यय सिद्ध प्रत्यय भी कहलाएंगे और रिदित भी होगा। दूसरा स्टेप, पहले स्टेप में क्या बचा, दूसरा स्टेप, सत्री प्रत्यय। याद रखें, दोनों ही प्रत्ययों का अर्थ निरंतरता है। निरंतरता अर्थ में दोनों प्रत्ययों का प्रयोग किया जाता है, सत्री और सानच। अब ये प्रश्न उठता है कि दोनों ही निरंतरता अर्थ में फिर दोनों प्रत्ययों की क्या आवश्यकता है, अलग अलग से एक ही प्रत्यय किया जा सकता है। तो ऐसी स्थिति में इसका उत्तर मिलता है तीसरे स्टेप पर कि सत्री प्रत्यय परस्मयी पद धातुओं से जोड़ा जाता है, जबकि सानच प्रत्यय आत्मनेपद की धातुओं से जोड़ा जाता है।
सत्री प्रत्यय परस्मय पद से जुड़ेगा, सानच प्रत्यय आत्मनेपद पद से जुड़ेगा। यानी कुछ ऐसे विद्यार्थी भी तैयारी कर रहे हैं जिनको अभी ये भी थोड़ा सा ज्ञान नहीं होता है कि परस्मय पद क्या है, आत्मनेपद पद क्या है, क्योंकि साइंस के जो विद्यार्थी हैं वो भाषा दूसरी के रूप में जो चयन करते हैं, तो हो सकता है उन्होंने अंग्रेजी की जगह संस्कृत चयन किया है। तो इस तरीके से एक जीरो से पढ़ें कि सत्री क्या है और किस तरीके, इस तरह से क्रम से पढ़ेंगे तो निश्चित रूप से ये उनके लिए भी लाभकारी होगा। तो परस्मय पद और परस्मय पद का मतलब वो क्रियाएं जो तिप्तस्थि से चलती है, अर्थात जैसे पठती पठते पठंती, पठसी पठते पठत, पठामी पठावे पठावे। और आत्मनेपद वो क्रियाएं जो ते एते अंते से चलती हैं, जैसे याचते याचेते याचनते, याच से याचेथे याचध्वे, याचे याचावहे याचामय। इस तरह की क्रियाओं से हम सानच प्रत्यय जोड़ते हैं और पठती पठत इस तरह की क्रियाओं से हम सत्री प्रत्यय जोड़ते हैं। कुछ धातुएं ऐसी भी होती है जो उभयपदी होती है, जो परस्मय पद में भी चलती है और आत्मनेपद में भी चलती है। तो ऐसी धातुओं से सत्री प्रत्यय भी होता है और सानच प्रत्यय भी होता है। नंबर 4 पर कुछ इनकी भूमिका, इनकी प्रस्तावना में ये साधारण ज्ञान भी हमको याद रहना चाहिए। अब देखिए, सत्री और सानच इन दोनों प्रत्ययों की एक संज्ञा होती है जिसको सत संज्ञा कहते हैं। कई बार ऐसे भी प्रश्न पूछे गए कि सत्संज्ञक प्रत्यय कौन कौन से हैं। तो सत्संज्ञा का मतलब एक नाम है, इनको सत के नाम से जाना गया कि सत संज्ञा किन किन प्रत्ययों की होती है। तो याद रखें, सत्री और सानच की कौन सी संज्ञा होती है, उनको हम सत संज्ञा के नाम से जानते हैं। अब देखिए, इसके बाद ये कहा गया कि सत्री और सानच प्रत्यय कौन से लकारों में किए जाते हैं, जो 10 लकारों का प्रयोग होता है उनमें। तो याद रखें, ये दोनों प्रत्यय लट लकार में और लृट में विकल्प से होते हैं, यानी एक बार होता है एक बार नहीं होता है। लट लकार में हम सत्री और सानच प्रत्ययों का प्रयोग करते हैं। लटय सत्री सानचाव प्रथमा समानाधिकरणे, लट है सद्वा, तो लट लकार से सत्संज्ञक प्रत्यय विकल्प से होते हैं, जबकि लट लकार से सत्संज्ञक प्रत्यय नित्य होते हैं। तो सत्री और सानच, तो ये प्रत्यय के रूप में, लकार के रूप में अर्थ हुआ कि कौन कौन से लकार में होते हैं। तो ये याद रखें। प्रश्न आता है सत्री और सानच विकल्प से कौन से लकार में होते हैं, तो लट लकार में। तो यहां जितने भी इस तरह के प्रश्न किसी भी तरह की एग्जाम के अंतर्गत आ सकते हैं, सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड तक, यहाँ रीड के अनुसार तो सिर्फ इसका ये प्रथम बिंदु अच्छी तरह से याद रखें, क्योंकि उसमें सिर्फ ये पूछा जाएगा कि ये उदाहरण किस प्रत्यय का है। तो उसको भी आधार बना रहे हैं अपन, मूल आधार उसी का है, लेकिन ये इतर इसका जो ज्ञान है जो अन्य परीक्षाओं में पूछा जा सकता है, तो ये भी हम याद रखें, ऐसा कोई कठिन चीज नहीं है। इसके बाद देखिए, अब बात आती है कि सत्री और सानच प्रत्यय को कैसे जोड़ा जाए। तो सत्री और सानच प्रत्यय को जोड़ने का तरीका, इन दोनों प्रत्ययों को धातु से जोड़ने का तरीका अन्य सभी प्रत्ययों से अलग है। अन्य प्रत्ययों में तो हम पढ़ते थे इसको गुण होता है, इसको गुण नहीं होता है। यहां ऐसी कोई बात नहीं है, या इन दोनों के लिए एक अलग तरीका है, और वो तरीका यह है कि ये जो सत्री और सानच प्रत्यय जब जोड़े जाएंगे तो ये धातु का जो रूप है, उस धातु रूप का जिस लकार में किया जाएगा, उस धातु रूप के प्रथम पुरुष बहुवचन में अंति या अति को हटाकर और इसी प्रकार आत्मनेपद में ते अथवा ते को हटाकर जोड़ा जाता है। ये जोड़ने का तरीका है। सत्री सानच प्रत्यय को हम किस तरीके से जोड़ें। तो सत्री प्रत्यय को जोड़ने के लिए धातु का जो जिस लकार में बना रहे हैं उसका प्रथम पुरुष बहुवचन में अंति या अति को हटाया जाए। कुछ ऐसी क्रियाएं होती है जिनके प्रथम पुरुष बहुवचन में अंति आता है, कुछ ऐसी भी होती है जिसमें अति आता है, तो उनको हटाना है।
और उसमें हमको अत जोड़ करके उसका रूप बनाना है। इसी प्रकार आत्मनेपद क्रियाओं से सानस प्रत्यय जोड़ने के लिए जैसे सेवंते लिखा हुआ है, तो सेवंते में न और ते को हटाएंगे तो सेव बचेगा, और उसके पश्चात सानस प्रत्यय की प्रक्रिया हमको जोड़नी होगी। इस तरीके से हम सानस प्रत्यय को जोड़ते हैं। दोनों का तरीका एक ही है, प्रथम पुरुष बहुवचन के प्रत्यय को हटाना है और उसके पश्चात सत्री और सानस को जोड़ना है। जैसे मान लो एक उदाहरण लिखा मैंने, ये जैसे पठ धातु से जोड़ना है, तो यहां प्रथम पुरुष बहुवचन में पठंती आता है, और पठंती में से हम अंति को हटाएंगे। अंति को जब हटाएंगे तो ये ठ अलंत रहेगा, और ये पठत शब्द सत्री प्रत्यांत मूल शब्द बनेगा। इसी तरह से जैसे यहां सेवते सेवते सेवंते आता है, तो यहाँ इसको इस पार्ट को हटाएंगे और ये सेव बचेगा, और इसके पश्चात ये जो आन है इसको जोड़ेंगे। लेकिन सानस प्रत्यय में कुछ ऐसे क्रियापद होते हैं जिनमें आन के पहले मै का आगम भी होता है, यानी उसमें मान जोड़ना पड़ता है, इसलिए यहां हम मान जोड़ेंगे, सेव मान है। तो ये सानस प्रत्यय, हालांकि हमने आन से इसकी पहचान कर ली, लेकिन इनको जोड़ते समय इनमें मान जोड़ा जाएगा। मान जोड़ने का तरीका कि कहां पर मान जोड़ा जाएगा और कहां पर आन जोड़ेंगे, तो सीधा तरीका है कि जो आपका क्रियापद है उसमें अगर उसका पहला प्रथम पुरुष एक वचन का रूप देखें, उसमें अगर ये ए पाया जाता है इस जगह पर, तो वहां पर हमको उस अंत्य को हटाकर और उसके पीछे मान जोड़ना है। और जहां पर ये ए नहीं होता है, यानी सप आदि की प्रक्रिया नहीं होती है, तब हम उसमें आन जोड़ते हैं। इस तरीके से आपको आन और मान जोड़ना है। यहां हम अत जोड़ेंगे और अत के रूप में ये प्रक्रिया है। अब यहाँ एक प्रश्न होता है, जिज्ञासा होती है कि ये जो पठत बना, तो किसी के मन में ये जिज्ञासा हो सकती है कि पठंती के अंति को हटाकर अत जोड़ा गया, इससे ज्यादा सरल तो यह है कि धातु में भी तो पठ है, उसी में अत जोड़ दें, इतनी बड़ी प्रक्रिया को हम क्यों लें। तो ऐसा भी संभव है, लेकिन ऐसा हर जगह संभव नहीं है। कुछ ऐसी धातुएं होंगी जहां इस तरीके से जोड़ने पर वो रूप गलत हो सकता है। जैसे मान लो आपको दृश्य धातु से जोड़ना है, तो फिर तो आप दृश्यत बनाएंगे, और जब इसका रूप बोलेंगे तो पश्यति पश्यता पश्यंती, इसका मतलब इसमें पश्यत बनेगा। तो इस प्रकार से इसका मतलब धातु में नहीं जोड़ेंगे, किसमें जोड़ेंगे, उसके अंति को हटाकर उसके पीछे आप जोड़ेंगे। फिर भी एक प्रश्न आता है सामने कि आप अंति को ही क्यों हटाते हो, पश्यति के ती को हटा करके भी आप जोड़ सकते हो, तो वहां पश्यत बन जाता है। तो ऐसे भी बहुत सारे रूप तो बन जाएंगे, लेकिन अंतिम उदाहरण तक हम इस तरीके से भी नहीं पहुंच सकते, और उसमें हमको यहाँ ये जो लास्ट धातु तक पहुंचना चाहिए हमको इसके रूप में। तो वहां जैसे आप अस धातु का रूप बनाएंगे, तो अस धातु के रूप में अस्ति, स्तः, संति। तो अब अगर हम अस्ति से बनाते हैं तो ये असत रूप बनेगा, जबकि अस धातु से सत्री प्रत्यय जोड़ने पर सत रूप बनता है। इसलिए इस तरह की गलतियां होने की संभावना रहती है। तो हम ये याद रखें कि एक ही नियम याद रखें जिससे गलती कहीं नहीं होगी। तो हम तो ये याद रखें, प्रथम पुरुष बहुवचन में अंति आति को हटाना है, उसकी जगह अत जोड़ना है। उधर भी नते और ते को हटाना है और उसकी जगह आन या मान जोड़ना है। मान जोड़ने का तरीका, वह में ए है तो मान जोड़ दें, ए नहीं है तो आन जोड़ दें। ये तो तरीका हुआ सत्री और सानच प्रत्यय जोड़ने का। एक अंतिम बिंदु और है कि इनसे बनने वाले शब्द, क्योंकि निरंतरता अर्थ में होते हैं, किसी पुरुष के लिए भी प्रयोग किए जा सकते हैं, स्त्री के लिए भी किए जा सकते हैं। तो ये तीनों लिंगों में इन प्रत्ययों से बनने वाले शब्द होंगे कि जैसे मान लो पठ धातु है, जैसे धावन धाव धातु है, तो जैसे धावत तो मूल शब्द हुआ, लेकिन पुल्लिंग रूप बनेगा धावन।
और स्त्रीलिंग होगा धावंती, और नपुंसकलिंग में उसका जो मूल शब्द था स्टार्ट का वही रहेगा। इसका मतलब अब देखिए आप, उधर बनेगा वह सरल है, सेव माना है ये पुल्लिंग होगा, सेव माना ये स्त्रीलिंग है, और सेव मानव ये नपुंसक है। सत्री और सानस प्रत्यय से जुड़े हुए शब्द पुल्लिंग में भी हो सकते हैं, स्त्रीलिंग में भी हो सकते हैं, और नपुंसकलिंग में भी हो सकते हैं। तो याद रखें, पुल्लिंग के रूप में धावत का जो तय है वो न के रूप में बदल जाता है, धावन हो जाता है। स्त्रीलिंग में जब रूप बनाते हैं तो वो धावंती या ती दीर्घ है, याद रखें धावंती में ती छोटा होता है, तब वो लट लकार का प्रथम पुरुष बहुवचन का रूप है। जब ती दीर्घ के रूप में है तब समझ जाए कि वो आपका स्त्री लिंग का शब्द है और सत्री प्रत्यांत है। धावत ये नपुंसक लिंग के रूप में। ऐसे सभी क्रियापद, कुछ ऐसे क्रियापद आएंगे जिसमें ये अंति नहीं होगा, वहां केवल ती भी होगा, यानी ये सप और शन वाली जो प्रत्यय होते हैं बीच में, जिनमें ए आता है या ये आता है, उनमें न होगा, जैसे नृत्यंती, जैसे धावंती, पठंती। लेकिन जिनमें नहीं होता है ये, वहां अति का भी प्रयोग होता है। तो ती भी देखें कि वहां इस तरह का भी प्रयोग, या तो अंति दीर्घ होगा या फिर अति दीर्घ होगा। ये भी पहचान सत्री प्रत्यांत स्त्रीलिंग शब्द की होती है। कुछ ऐसी धातुएं होती है जुहोत्यादिगण में, जिनमें धातु को दित्व होता है और उनकी अभ्यास संज्ञा होती है, उनका जो पुल्लिंग होता है उसमें ये न नहीं आता है, उसमें धावत ही पुल्लिंग होता है। जैसे ददत, ददत उसके रूप में ही प्रयोग करेंगे हम, कि वहां जो भी अभ्यस्त संज्ञक जो धातुएं होती है उनके साथ तय ही रहेगा पुल्लिंग में, वह न का प्रयोग नहीं होता है। तो ये था सत्री और सानस प्रत्यय का आधारभूत ज्ञान, एक प्रस्तावना, एक भूमिका, जिसके आधार पर हम सत्री सानस का एक प्रारंभिक ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। क्या क्या चीजें हैं, क्या शेष बचता है, किस अर्थ में होता है, कौन कौन सी धातुओं से हो सकता है, कौन सी संज्ञा होती है, किस किस लकार से होता है, किस तरीके से जोड़ा जाता है, और पुल्लिंग स्त्रीलिंग नपुंसकलिंग में कैसे रूप देखे जाते हैं। जैसे कहा गया कि भाई ऐसा एक शब्द लिया, गच्छन्ति, गच्छन्ति बाला पठति। अब पूछा गया, ऐसे इस तरह से पूछा जाएगा कि गच्छन्ति यहां कौन सा प्रत्यय है, तो वहां आप देखें अंति में ती बड़ा है, इसका मतलब समझ जाइए कि वहां सत्री प्रत्यय स्त्रीलिंग का शब्द है। यह भी कभी कभी ऐसे रिक्त स्थान दे दिया जाता है, इधर बाला लिख दिया जाता है, अब क्या आएगा, गच्छन आएगा, गच्छन्ति, तो इसको देख करके उसका विशेषण जैसा होगा उसके आधार पर उसको आपको भरना है। वैसे तो पैराग्राफ प्रक्रिया है रीट के अंतर्गत, वह किसी भी शब्द को उठा लिया जाएगा, उसमें कह दिया जाएगा मतलब धावन, तो वह कौन सा प्रत्यय है। अब एक चीज और इसमें थोड़ा याद रखने की है कि ये जो ऐसे शब्द तो आ जाएंगे, लेकिन जहां पर उस पैराग्राफ में इसके बहुवचन शब्दों का प्रयोग होता है, तो सबसे पहले मैंने आपको यही बताया था, शब्द रूप पढ़ाए थे। वो शब्द रूप इसीलिए पढ़ाए थे कि यहाँ करके हम गलती नहीं करेंगे और इन प्रत्ययों में बनने वाले शब्दों को पहचान लेंगे। वहां एक शब्द लिखा था मैंने, गच्छत, क्या रूप था उसका, गच्छन, गच्छन्तौ, गच्छन्ते, गच्छन्तम, तो वो भी कौन सा था, सत्री प्रत्यय। तो वो शब्द आपको याद ही है। उस तरह के कोई भी शब्द अगर उस पैराग्राफ में मिलता है किसी विभक्ति का और वहां प्रत्यय पूछता है, तो वहां भी आपको सत्री बताना। ये तो मूल स्थितियां हैं। ये सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड के लिए तो बिल्कुल प्रत्यय की जो स्थिति है वो सरल होती है। रीट में प्रत्यय थोड़ा कठिन होता है। मैंने वैसे भी पहले भी कहा था कि रीट के तरीके से तो केवल इतना सा याद कर लो पर्याप्त है। वो बात तो सही है, क्योंकि रीट में केवल यही पूछता है कि इस शब्द में कौन सा प्रत्यय है। लेकिन दूसरी बात, स्कूल लेक्चर और सेकंड ग्रेड, उसमें प्रत्यय का जो प्रश्न आता है उसमें सीधा एक शब्द देता है और उसमें इस तरह की पहचान से युक्त कोई शब्द आ जाता है, उसमें आपको प्रत्यय बताना है, या वो पूछता है कि धातु से ये प्रत्यय जोड़ने पर क्या बनेगा, तो उस प्रक्रिया से हम बना सकते हैं। लेकिन रीट में क्वेश्चन तो सरल है, उसमें केवल ये पहचान याद होनी चाहिए, लेकिन वहां कठिन हो जाता है जब रीट के पैराग्राफ में वो शब्द किसी विभक्ति में आ जाता है, तो वहां पहचानना थोड़ा सा कठिन होता है। जैसे मान लो ये अनि आ गया, अब जैसे मैंने कहा धावंत है पुरुषा आगच्छन्ति, तो अब धावंत तो लिखा है मैंने, धावन लिखा है, लेकिन
इसीलिए मैंने सबसे पहले गच्छत शब्द आपको पढ़ाया कि वहां के वो रूप हमको एक बार याद है। तो एक बार दिमाग में ये याद रखें कि सत्री प्रत्यांश शब्द इस तरीके से चलेंगे और वो पूरे एक शब्द के साथ याद रख लें। उसका कोई भी इस तरह का शब्द आता है तब भी आपको ये प्रत्यय इसके रूप में बताना है। अब हम ये तो इसका आधारभूत ज्ञान है सत्री और सानच का। अब हम इससे बनने वाले धातुओं से बनने वाले जो शब्द है उनके उदाहरणों को हम पढ़ रहे हैं। सत्री के अलग उदाहरण होंगे, सानच के अलग उदाहरण होंगे, क्योंकि ये परस्मय प्रतिक्रियाओं से जुड़ते हैं और ये सानच से जुड़ते हैं, इसलिए सत्री और सानच के रूप में इसके उदाहरण। अब देखिए सत्री प्रत्यय और सानच प्रत्यय के आधारभूत ज्ञान के पश्चात सत्री प्रत्यय के कुछ उदाहरणों को देखते हैं हम। किस तरीके से जो मैंने आपको तरीका बताया था उसी के आधार पर हम सत्री प्रत्यय जोड़ेंगे इन धातुओं से। सबसे पहले देखिए पठ धातु है। तरीका था पठ धातु लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन में पठती, पठत, पठंती। लट लकार में भी हो सकता है पठिष्यति, पठिष्यत, पठिष्यन्ति। तो वहां पर पठिष्यन्ति में अंति हटा करके पठिष्यत बनेगा और लट लकार में ये पठत बनेगा। तो मूल शब्द इसका पठत होगा और ये जब पुल्लिंग में इसका रूप बनेगा तब उसको हम पठन कहेंगे। स्त्रीलिंग में जो रूप होगा वो पठंती होगा और नपुंसकलिंग में जो रूप होगा वो भी पठत होगा। तो तीनों में से कोई सा भी सीधा से याद रखो आप तो कि भाई अंति याति में दीर्घ होगा तब सत्री प्रत्यय बताना है, शब्द स्त्रीलिंग होगा। पीछे अत या अन आने पर आपको सत्री प्रत्यय बताना है। दो बातें अच्छी तरह से इसमें याद रखें। शब्द दिया हुआ है उसके आधार पर आपको ये प्रत्यय बताना है। प्रत्यय जब जोड़ना हो तब आपको अत जोड़ना है मूल शब्द में। पुल्लिंग के रूप में कुछ अभ्यास संज्ञक धातुओं को छोड़कर सब में अन आएगा। पुल्लिंग में जहां धातु को दित होता है, जैसे द धातु है ददत, तो वहां उनको छोड़कर बाकी सब में अन आएगा और अत उसके मूल रूप में आएगा, वो नपुंसकलिंग का भी रूप बनेगा। इस तरीके से इसके सत्री प्रत्यांश शब्दों को हम पहचानेंगे। बात यह है कि जैसे पठंत आ गया तब आपको वो पठत शब्द जो गच्छत शब्द के रूप में पढ़ा था हमने उसकी लाइन के आधार पर याद रखेंगे। पठंती जो है नदी शब्द की तरह, नदी, नद्यो, नद्य पहली लाइन के रूप में आप इसको याद रखेंगे। खाद धातु से देखिए खादती, खादतय, खादंती। तो अब एक एक रूप लिख रहे हैं हम, इसके रूप में इसके रूप में याद रखें। अब जैसे हम केवल पुल्लिंग का देख रहे हैं तो खादन, ठीक, वही खादत, खादन, खादंती, इस तरीके से रूप चलेंगे। खाता हुआ, पढ़ता हुआ, ऐसे अर्थ होंगे। गम धातु, अब गम धातु हम कभी कभी क्या है जल्दबाजी में ऑप्शन में गमत भी आएगा, गमन भी आएगा तो उसको कर देते हैं, तो ऐसा नहीं। गम धातु की लाइन बोले गच्छति, गच्छत, गच्छन्ति। तो ये गच्छन, गच्छन्ति और गच्छत। इसी तरह दस धातु में पश्यति, पश्यता, पश्यन्ति। तो ये पश्यन। पा धातु दो है, पारक्षणे और पाने। पीने अर्थ में तो पिबती, पिबत, पिबंती, तब पिबन होगा और वहां पात या पान होगा आकरण धातु में। पाती, पात है, पानती उसके रूप में। इसी तरह स्था धातु, स्था धातु में तिष्ठति, तिष्ठत, तिष्ठन्ति। तो ये तिष्ठन होगा। प्रच्छ धातु के रूप लट लकार में प्रच्छति, प्रच्छत, प्रच्छन्ति। तो ये प्रच्छति संप्रसारण होकर के ऐसे रूप बनता है, तो ये प्रच्छन। हस धातु से हसन। अस धातु, अब यहां थोड़ा चेंज आ गया। अस धातु का रूप चलता है अस्ति, स्तः, संति। तो यहां याद रखो बहुवचन में जोड़ना है तो अंति हटा देंगे, स बचेगा, तो ये सत बचेगा। पुल्लिंग में क्या होगा, सन, और स्त्रीलिंग में क्या होगा, सती। याद रखें स्त्रीलिंग में अंति या अति जुड़ता है। तो जिनमें यहां देख रहे हो आप कि जहां जैसे ये इसके पश्चात सप आदि नहीं, यानी ये धातु का अंतिम अक्षर अगर व्यंजन ही है, उसके आगे कोई ए आदि सप आदि प्रत्यय नहीं जुड़ा है, तब उसमें आपको अति जोड़ना है। इसलिए यहां सन सती होगा, संति नहीं करेंगे। यहाँ वो तब हो सकता है जब अस्थि का स पूरा होगा, जैसे वसती आता है तब हो जाएगा। तो हन धातु भी ऐसे ही रूप चलते हैं, हंती, हतय, घनंती। हंती, हतय,
घनंती। तो घनंती में जुड़ेगा, घनंती में से अंति हटा देंगे तो ये घनत होगा, और पुल्लिंग में होगा घनन। स्त्रीलिंग में क्या होगा? घनती। है नहीं होगा, ये घ, घड़ी वाला। इसके रूप में हन धातु को इस तरीके से पढ़ेंगे। ये दोनों धातुएं इस गण की है, अदादि गण की, यानी जिनमें ये ती से पहले का वर्ण हलंत होता है, वहां हमको अंति नहीं जोड़ना, इस उनमें अति जोड़ना है। इस तरीके से जिनमें ए आ रहा है, जैसे पठती में ए आ रहा है तो वहां ए आ रहा है, इस कारण से उसमें अंति स्त्रीलिंग में ऐसा जोड़ेंगे। पुल्लिंग में कहीं अंतर नहीं आएगा, पुल्लिंग में एक जैसा ही रहेगा। ये हनन घनन होगा, मूल शब्द घनत होगा, और पुल्लिंग में घनन होगा, स्त्रीलिंग में घनती होगा। इसी तरह चुर धातु देखिए, इसमें सत्री और सानच में मूल रूप से हमको उस धातु का रूप आना चाहिए, तब हम कर सकेंगे। तो अच्छी तरह से देखेंगे, ऐसा नहीं कि डायरेक्ट दृश्य आ गया और आप दृश्य में अर्थ जोड़ देंगे, गलत। उसका रूप बोलिए और उसके पश्चात अंति को हटा करके अर्थ जोड़िए। इसके बाद चोर धातु देखिए, चोरयति, चोरयतः, चोरयंती, तो क्या बनेगा? चोरयन। रचयति, रचयतः, रचयंती, तो रचयन। स्त्रीलिंग में क्या होगा? चोरयंती, रचयंती, क्योंकि इनमें भी सप आ रहा है, पीछे ए आ रहा है। इसी तरह चिंतयति, चिंतयतः, चिंतयंती, तो चिंतयन। चिंतयन होगा, स्त्रीलिंग में क्या बनेगा? चिंतयंती। आता है ना उसमें अभिज्ञान शाकुंतलम का चतुर्थंक में प्रथम श्लोक के रूप में एक आता है, विचिंतयंती यमन्यमानसः, तो वह विचिंतयंती यानी सत्री प्रत्यय स्त्रीलिंग है। इसके बाद देखिए नृत्य धातु के रूप चलते हैं, नृत्यति, नृत्यतः, नृत्यंती, और पुल्लिंग में होगा नृत्यन, नृत्यन और नृत्यंती। इसके बाद देखिए अगला श्रु धातु से शृणोति, शृणुतः, शृणवंती, तो शृणवन। पुल्लिंग में शृणवन, स्त्रीलिंग में शृणवती, क्योंकि इसमें शृणोति में ओ आ रहा है, इस कारण से यहां नुमागम नहीं होगा। इसके बाद है ची धातु, चिनोती, इसमें भी ये बिल्कुल एक जैसे, चिनोती, चिनुत, चिन्वंती, तो चिन्वन और चिन्वती। इसी तरह शृणवती, ये भी इस जैसा ही, शक्नोती, शक्नुत, शक्नुवंती, तो शक्नुवन, और वहां होगा शक्नुवती। पचती, पचतः, पचंती, तो ये होगा पचन और पचंती, क्योंकि यहाँ तो पचती में च में ए आ रहा है, इसलिए वहां स्त्रीलिंग में पचंती बनेगा। भवती, भवतः, भवंती, तो भवन और भवंती। द धातु का देखो, द धातु का रूप चलता है ददाती, दत्तः, ददती, तो ददंती नहीं होता, इसमें अति हटाना पड़ेगा और यहाँ ददत बनेगा। पुल्लिंग में ददती होगा, ये क्योंकि ये डबल हो रहा है। धातु को अगर डबल हो जाता है तो वहां उसके पश्चात उसमें पुल्लिंग में भी तय, अभ्यस्त संज्ञक जो धातु होती है उसमें तय रहता है, तो ददत होगा। इस तरीके से हम सत्री प्रत्यय की पहचान कर सकते हैं, धातु में जोड़ सकते हैं। धातु में जोड़ना थोड़ा सा कठिन होता है इस कारण से, क्योंकि उसका जब तक हमको प्रथम लाइन याद नहीं होगी तब तक हम उसको कर नहीं सकते। तो लेकिन जुड़े हुए शब्द को पहचानने में आपको इन तीन बातों का ध्यान रखना। अगर वो प्रथम व्यक्ति में है तो इसी रूप में दिखाई देंगे, और यदि उसमें विभक्ति चेंज है तो वहां थोड़ा सा चेंज, एक बार एक शब्द को याद रख लें और उसके आधार पर उसके उदाहरण देख सकते हैं। जैसे कभी कभी ऐसा दिया जाता है धावंत है जना आगच्छन्ति, तो धावंत, इसका मतलब धावंत आ रहा है तो पठन, पठनतो, पठनते, एक लाइन तो याद रखें कम से कम, क्योंकि उस पैराग्राफ में हो सकता है प्रथम पुरुष बहुवचन का प्रयोग हो रहा है, तो इस तरीके से उसको हम अभ्यास से कर सकते हैं। अब हम सानच प्रत्यय के उदाहरण पढ़ रहे हैं, देखिए कुछ इस तरीके से कि जैसे सानच प्रत्यय में आपने पढ़ा, अब सानच प्रत्यय और सत्री प्रत्यय इसलिए अलग अलग उदाहरण होंगे, एक उदाहरण इसलिए नहीं होगा, कारण क्योंकि इसमें कुछ ऐसे क्रियापद होंगे जो आत्मनेपद में चलते हैं। जैसे याच धातु है, जैसे आपका व्रत धातु है, जैसे व्रत धातु है, इसी तरह जैसे सेव धातु है, इसी तरह एद धातु है। अब देखिए जैसे याच, तो याच धातु में कैसे रूप चलेंगे? याचते, याचेते, याचनते,
तो याचते, याचेते, याचनते, याचनते में न और ते को हटाएंगे और वहां लिखेंगे याचमानः पुल्लिंग। स्त्रीलिंग में याचमाना, नपुंसकलिंग में याचमाना। इसी तरीके से तो ये याद रखना है, या तो आन या मान। मान तब जोड़ेंगे जब याचते ऐसा लिखा है और इस ते से पहले अगर ए आ रहा है यहां, तब आपको मान जोड़ना है। इसी तरह वृद्ध धातु चलती है, वर्धते, वर्धेते, वर्धनते, तो वर्धमान है। इसी तरह जैसे व्रत धातु वर्तते, वर्तते, वर्तनते, तो वर्तमान है। इसी तरह सेव धातु से सेवमान है। एद धातु से एधमान, एद धातु से एधमाने का प्रयोग हुआ। जैसे एक धातु है आपकी क्री। अब क्री धातु परस्मय पद भी है और आत्मनेपद पद भी, तो इसमें सत्री प्रत्यय भी होगा और सानच भी होगा। जब सानच सत्री जोड़ेंगे, सत्री में तो बनेगा क्री में कूरवन, क्योंकि करोती, कुरुतः, कुरवंती होता है, और यहां पर भी क्री में बनेगा। अब यहां सानच होगा तब ये होगा कुरुते, ऐसे रूप चलते हैं, कुरुते, पूर्वाते, पूर्वते। तो अब देखिए पूर्वते में से ते हटाएंगे और यहां अब कुरुते में उ आ रहा है, इसलिए इसमें मान नहीं जुड़ेगा, इसमें आन जुड़ेगा, तो ये पूर्वाण है। इस तरीके से करेंगे। क्री धातु से, क्री धातु का आता रहता है, थोड़ा सा अच्छी तरह से याद रखेंगे, क्योंकि सत्री भी होता है और सानच भी होता है, ये उभयपदी धातु है, तो पूर्वाण है। इसी तरह जैसे नी धातु है, नी धातु भी उभयपदी है। इसका मतलब इधर होगा नयन, नयंती, और यहां होगा नयते, नयते, नयनते, तो नये मान है। इस तरीके से नी धातु को नयते रूप पड़ता है, इसका मतलब वहां हमको मान जोड़ना है। उभयपदी जितनी भी धातुएं हैं उनके साथ, जैसे सी धातु है, सीन, सैन, तो सेते, सयाते, शेरते, इसका मतलब यहां भी मान नहीं जुड़ेगा, यहां भी आन होगा, तो ये होगा सयान है। एक धातु है जैसे आस धातु है, तो आस्ते, आसाते, आसते, ये एक ऐसा उदाहरण चिन्हित कर लें। सानच प्रत्यय में एकमात्र ऐसा उदाहरण जिसमें आन और मान नहीं जुड़ता है, एक अलग तरह का ही रूप बनता है, आसीन है। तो ये एक अपवाद है इस तरह का, जिसमें आन और मान नहीं जुड़ता और इसमें ईन का प्रयोग होता है आस धातु के साथ। इस तरीके से आसीन उदाहरण में हमको सानच प्रत्यय भरना है। इसी तरह से देखिए एक जैसे बाध धातु है, जैसे याचते लिखा, बाधते, बाधिते, बाधनते, तो बाध मान है। इसी तरीके से एक है म्री धातु, म्रियते, म्रियते, म्रियंते, म्रियमाण है। इसी तरह जैसे ब्रू धातु है, ब्रू धातु से ब्रूते आएगा, तो ये भ्रुवाण है। अब इनको आराम से देख सकते हैं, इसके पीछे आन आ रहा है, न को न हो सकता है, इसके पीछे मान आ रहा है, न को न हो सकता है, रे की वजह से। इस तरीके से अन्य कई उदाहरणों को हम कर सकते हैं। उसमें हमको उस धातु का रूप पहली लाइन आनी चाहिए और उसके पीछे ते और अंत्य को हटा करके उसमें हम आन और मान के रूप में उस क्रियापद को पूरा कर सकते हैं। तो सत्री और सानच में और कोई प्रक्रिया नहीं कि हम उसमें धातु को क्या चेंज करेंगे, क्या नहीं करेंगे, सिर्फ उसकी पहली लाइन बोले और उसमें अत, अन, अंति, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग के रूप में याद रखें कि और जो दित्तु होती है उनमें पुल्लिंग में भी तय होता है। कईयों में अंति की जगह अति पाया जाता है, जिनमें धातु के ती प्रत्यय से पहले ए नहीं होता है, उनमें हमको अंति और अंति के रूप में प्रयोग करना होता है। यहाँ स्त्रीलिंग शब्दों के साथ ती बढ़ाएगा, ये थोड़ा ध्यान रखना है। और जो सत्री प्रत्यय है उसके एक शब्द का रूप याद रखने, हम पठन तो
ये तो बिल्कुल राम शब्द की तरह है, यहाँ कोई दिक्कत नहीं। याचमाना पुल्लिंग है, याचमाना स्त्रीलिंग होगा। इस तरीके से हम सत्री और सानस प्रत्यय के अनेक उदाहरणों को जो अभ्यास, जो आपके पास कोई भी पुस्तक ऐसी प्रौढ़ रचना अनुवाद कौमुदी वगैरह, तो उसमें जितनी भी धातुएं दे रखी है उनको आप इस तरीके से करें। कहीं कोई ऐसी दिक्कत आती है कि भाई यहाँ इस तरह का कैसे हुआ, तो फिर उसको आप शेयर करें, उसका आपको समाधान मिलेगा। आज हम इसी के साथ दोनों प्रत्ययों के पश्चात कल की क्लास में अगले आने वाले प्रत्ययों के बारे में पढ़ेंगे।